हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको मध्यस्थता 16 अधिनियम 1996 में मध्यस्थम पंचाट, जिसे आर्बिट्रल अवार्ड कहा गया है, के बारे में एक व्याख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यदि हम देखें मध्यस्थम पंचाट होता क्या है, तो इसे अधिनियम की धारा 2 सब क्लास 1 के सब क्लास सी में बताया गया है। इसके अंतर्गत एक अंतरिम पंचाट भी सम्मिलित है। आर्बिट्रेशन अवार्ड इंक्लूडेड एंड इंटरिम अवार्ड, अर्थात यहाँ पर हम देखें पंचाट को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि मध्यस्थम पंचाट में अंतरिम पंचाट भी सम्मिलित है, अर्थात न्यायाधिकरण के द्वारा अंतिम या अंतरिम निर्णय होता है। अब मध्यस्थम पंचाट पारित करते समय एक समस्या यह रहती है कि उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी विषय वस्तु क्या होगी। तो इसे अधिनियम की धारा 31 में बताया गया है कि वह किस प्रारूप में दिया जाएगा और उसकी विषय वस्तु क्या होगी। सबसे पहला पॉइंट, यदि हम देखें मध्यस्थम पंचाट लिखित होगा तथा मध्यस्थम अधिकरण के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होगा, अर्थात जैसे कि आपको पता है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई जजमेंट पारित किया जाता है तो वह लिखित और हस्ताक्षरित होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मध्यस्थम पंचाट में भी लिखित और हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि पंचाट मध्यस्थमों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो तो यह वैध होगा, बशर्ते कि हस्ताक्षर न करने वाले मध्यस्थम के इस लोप के उचित कारण दर्शाए गए हो। जहाँ पर कोई एक मध्यस्थम बहुमत मध्यस्थमों के निर्णय से विसम्मत हो और इस कारण उसने पंचाट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया हो, तो यह समझा जाएगा कि उसने कार्य करने से इनकार कर दिया है, जिसे द्वारकादास वर्सेस इंडिया इंजीनियरिंग AIR 1972 SC 1538 में बताया गया है। जिसे आपको पता है मध्यस्थम पंचाट यदि पारित किया जाएगा तो वहाँ पर मध्यस्थम या आर्बिट्रेटर अगर देखें तो उनकी संख्या विषम संख्या में होगी, जिसे हमने पूर्व में सेक्शन 10 में बताया है कि उनकी संख्या इवन ना होकर ऑडेड होगी। तो वहाँ पर सभी सदस्यों के सिग्नेचर होना आवश्यक। यदि किसी ने इनकार किया है तो उसका उचित कारण भी उस पर लिखा जाएगा। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखें, नंबर 2 क्या कहता है कि यदि पंचाट बहुमत सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित है तब उसे हस्ताक्षर माना जाएगा, परंतु शेष सदस्य के हस्ताक्षर क्यों नहीं किए इसका उल्लेख किया जाएगा। नंबर 3, यदि पंचाट पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर हुआ है तब पंचाट का आधार दिया जाना आवश्यक नहीं है। यदि सेटलमेंट के आधार पर हुआ है तो उसका कोई आधार दिया जाना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। अगला देखते हैं, पंचाट पर दिनांक तथा स्थान का उल्लेख होना आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस प्रकार जजमेंट में आप देखते हैं न्यायालय के दिनांक तथा स्थान का आवश्यक है, तो यहाँ पर भी पंचाट के द्वारा कोई अवार्ड पारित किया जाएगा पंचाट में तो उसके में भी दिनांक और स्थान का होना बहुत ही आवश्यक है। मध्यस्थम पंचाट की एक प्रति हस्ताक्षरित प्रति दोनों पक्षकारों, प्रत्येक पक्षकार जो भी है उसमें उनको आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला, मध्यस्थम अधिकरण कार्रवाई के दौरान किसी भी समय किसी भी ऐसे मुद्दे पर अंतरिम निर्णय दे सकेगा जिसके बारे में वह अंतिम पंचाट निर्णय दे सकता है। अर्थात यहाँ पर यह है कि यदि आवश्यकता पड़ी और इंटरिम रिलीफ की आवश्यकता है या अंतरिम पंचाट की आवश्यकता है तो वो भी दिया जा सकता है। अगला हम देखते हैं 7वां पॉइंट, जब तक पक्षकारों में अन्यथा करार न हो तब तक और जहाँ तक मध्यस्थम पंचाट धन के सदाई के लिए है तो अधिकरण उस धनराशि में जिसके लिए पंचाट किया जाता है ब्याज सम्मिलित कर सकेगा, जो कि ऐसी दर से हो सकेगा जिसे कि वह युक्त समझता है। यह धन संपूर्ण या किसी भी भाग के लिए हो सकता है तथा तिथियों के बीच की समय अवधि के पूरा अथवा अंशतः हो सकता है। अर्थात यहाँ पर यदि कोई धनराशि के संबंध में कोई अवार्ड पारित किया जा रहा है तो वहाँ पर उस पर ब्याज और वह कितना होगा, किस दिनांक तक होगा,
इसका भी उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद अगला हम देखते हैं इसका बी पॉइंट, मध्यस्थम पंचाट के द्वारा निर्देश सदय की जाने वाली राशि का जब तक पंचाट अन्यथा निर्देशित नहीं करता, पंचाट की तिथि से सदाई की तिथि तक 18% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, लगेगा 80%। हम देखते हैं सीपीसी में भी ब्याज के बारे में बता रखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मध्यस्थ सुलह अधिनियम में 18% ब्याज वार्षिक दिया जाएगा। अगला पॉइंट है 8वां, इसमें मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा व्यय या खर्च जो हुआ है उसके बारे में का उल्लेख भी स्पष्ट किया जाएगा। इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? इसमें दे रखा है कि कौन सा पक्षकार व्यय का भुगतान करेगा, भाई कौन सा पक्षकार खर्च का भुगतान करेगा, व्यय का भुगतान करेगा, कौन सा पक्षकार भुगतान प्राप्त करेगा, किसको दिया जाएगा और किसके द्वारा दिया जाएगा, खर्च की रकम और उस रकम के निर्धारण का तरीका क्या होगा, वह रीति जिससे कि खर्च का सदाय किया जाएगा किस प्रकार होगा, व्यय में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा, मध्यस्थमों तथा साक्ष्यों के शुल्क, खर्च, विधिक शुल्क एवं खर्च, प्रशासनिक शुल्क, अन्य उचित खर्च। तो इस प्रकार सभी प्रकार के खर्च के बारे में और व्यय के बारे में 8वां पॉइंट बताता है कि ये किसे अदा किया जाएगा, कौन पक्षकार अदा करेगा, किसे मिलेगा। इसमें व्यय कास्ट जो है मध्यस्थमों तथा साक्ष्यों के शुल्क, विधिक शुल्क, प्रशासनिक शुल्क आदि सभी जो बातें हैं, अन्य उचित खर्च सभी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। इसी के बाद मध्यस्थ और सुलह अधिनियम में सन 2016 में संशोधन करके धारा 31(1) का खर्चों के लिए शासन तंत्र भी इसमें जोड़ा गया है और उसमें भी बताया गया है कि खर्च के बारे में भी मध्यस्थता सुलह अधिनियम में धारा 31 में ये प्रारूप में शामिल रहेंगे। अब इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।